परीक्षा गुरु रचनाकार लाला श्रीनिवास दास। प्रकरण एक सौदागर की दुकान। चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। लॉर्ड चेस्टरफील्ड। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई नई फैशन की अंग्रेजी असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभुदयाल उनके साथ हैं। लाला मदन मोहन प्रमुख पात्र, रईस व्यक्ति, लाला ब्रजकिशोर इनके सच्चे मित्र, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभुदयाल और मिस्टर ब्राइट केवल अपने मतलब से इनसे संबंध रखते हैं। मिस्टर ब्राइट, यह बड़ी कांच की जो जोड़ी है हमको पसंद है, इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। इस साथ की जोड़ी अभी 3,000 रुपये में हमने एक हिंदुस्तानी रईस को दी है। आप हमारे दोस्त हैं, आपको हम 400 रुपये कम कर देंगे। निस्संदेह यह कांच आपके कमरे के लायक है, इनके लगने से उसकी शोभा दुगनी हो जाएगी। शंभुदयाल बोले। आहा, मैं तो इनके चौखटों की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसे अच्छे फूल पत्ते बनाए हैं कि सच्चे बेल बूटों को मात करते हैं। जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लूं। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। इनके बिना आपका इस समय कौन सा काम अटक रहा है? लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। खेल तमाशे की चीज़ों से भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है। वह सौदागर की सब दुकान को अपने घर ले जाए चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपनी ज़रूरती चीज़ों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते। लाला ब्रजकिशोर बोले। लाला ब्रजकिशोर इनके सच्चे मित्र हैं। ज़रूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है, मुंशी चुन्नीलाल कहने लगे। और जब दरिद्रों की तरह धनवान भी अपनी रुचि के समान काम न कर सके, तो फिर धनी और दरिद्रों में अंतर ही क्या रहा? मास्टर शंभुदयाल ने पूछा। नामुनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। धनी दरिद्री सकल जन है जग के अधीन, चाहत धनी विशेष कछु तासो ते अति दीन। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। मुनासिब रीति से थोड़े खर्च में सब तरह का सुख मिल सकता है, परंतु इंतज़ाम और काम के सिलसिले बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी ज़रूरी खर्चों को पूरी नहीं हो सकती। तब थोती बातों में बहुत सा रुपया खर्च हो जाता तो ज़रूरी कामों के लिए पीछे से ज़रूर तकलीफ़ उठानी पड़ती। चित्त की प्रसन्नता के लिए मनुष्य को सब काम करते हैं, फिर जिन चीज़ों को देखने से चित्त प्रसन्न हो उनका खरीदना थोती बातों में कैसा समझा जाए? मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। ये लोग चाह रहे हैं कि उनका कुछ खर्चा हो जाए जिससे इन्हें बीच में कमीशन मिल जाए, इसलिए ये इस तरह के तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। चित्त प्रसन्न रखने की यह रीति नहीं है, चित्त को उचित व्यवहार से प्रसन्न रहता है, लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। परंतु निरी फिलासफी की बातों से भी तो दुनियादारी का काम नहीं चल सकता। लाला मदन मोहन ने दुनियादार बनकर कहा। बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। मिस्टर ब्राइट ने कहा। क्यों साहब, ये कांच कहाँ के बने हुए हैं? मुंशी चुन्नीलाल ने सौदागर से पूछा। फ्रांस के सिवाय ऐसी सुडौल चीज़ कहीं नहीं बन सकती। जब से ये कांच यहाँ आए हैं, हर वक्त देखने वालों की भीड़ लगी रहती है और कई कारीगर तो इनका नक्शा भी खींच ले गए हैं। अच्छा जी, इनकी कीमत हमारे हिसाब में लिखो और ये हमारे यहाँ भेज दो। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसी मेल के कांच देखे हैं। उनके चौखटों में निसंदेह ऐसी कारीगरी नहीं है, परंतु कीमत में वे इनसे बहुत ही सस्ते हैं। लाला ब्रजकिशोर बोले। मैं तो अच्छी चीज़ का गाहक हूँ, चीज़ पसंद आए पीछे मुझको कीमत की कुछ परवाह नहीं रहती। अंग्रेज़ों की भी यही चाल है, मास्टर शंभुदयाल ने कहा। परंतु सब बातों में अंग्रेज़ों की नकल करनी क्या ज़रूरी है? लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। देखिए, जब से लाला साहब यह अमीरी चाल रखने लगे हैं, लोगों में इनकी इज्जत कितनी बढ़ती जाती है। मास्टर शंभुदयाल ने कहा। सर, सामने से सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती, सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकत से मिलती है। सिर्फ सामान से सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती, सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकत से मिलती है, लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। और जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीति से इज्जत चाहता है तो उसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। साहब, इतनी बात तो मैं हिम्मत से कहता हूँ कि जो इस साथ की जोड़ी का इस शहर में दूसरी जगह नकल आवेगी तो मैं यह कांच मुफ्त नज़र करूँगा। मिस्टर ब्राइट ने जोर देकर कहा।
कदाचित इस साथ की जोड़ी दिल्ली भर में ना होगी, परंतु कीमत की कमती बढ़ती भी तो चीज़ की हैसियत के मुजिब होनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। जिस तरह मोतियों के हिसाब में किसी दाने की तोल ज़रा ज़्यादा होने से चोट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, इसी तरह इन शीशों की कीमत का भी हाल है। मुझको लाला साहब से ज़्यादा नफ़ा लेना मंजूर न था। इस वास्ते मैंने पहले ही असली कीमत में 400 रुपये कम कर दिए। इस पर भी आपको कुछ संदेह हो तो आप तीसरे पहर मासिर साहब को यहाँ भेज दें। मैं बीजक दिखलाकर इनमें कीमत ठहरा लूँगा। अच्छा, मास्टर शंभू दयाल मदरसे से लौटती बार आपके पास आएंगे, पर यह कांच हमसे पूछे बिना आप और किसी को न दे, लाला मदन मोहन ने कहा। इस बात से सब अपने अपने जी में राजी हुए। ब्रजकिशोर ने इतना अवकाश बहुत समझा। मदन मोहन के मन में हाथ से चीज निकल जाने का खटका न रहा। चुन्नी लाल और शंभू दयाल को अपने कमीशन सही करने का समय हाथ आया और मिस्टर ब्राइट को लाला मदन मोहन की असली हालत जानने के लिए फुर्सत मिली। बहुत अच्छा, मिस्टर ब्राइट ने जवाब दिया, लेकिन आपको फुर्सत हो तो आप एक बार यहाँ फिर भी तशरीफ़ लाएं। हाल में नई नई तरह की बहुत सी चीज़ें वलायत से ऐसी उम्दा आई हैं जिनको देखकर आप बहुत खुश होंगे, परंतु अभी वह खोली नहीं गई हैं और इस समय मुझको रुपए की कुछ ज़रूरत है। इन चीज़ों की कीमत के बिल का रुपया देना है। आप मेहरबानी करके अपने हिसाब में से थोड़ा रुपया मुझको इस समय भेज दें तो बड़ी इनायत हो। इस वचन में मिस्टर ब्राइट अपनी असबाबी की खरीदारी के लिए लाला मदन मोहन को ललचाता है, परंतु अपने रुपये के वास्ते मीठा तकाजा भी करता है। चुन्नीलाल और शंभू दयाल के कारण उसको मदन मोहन के लेन देने में बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, परंतु उसके 50,000 रुपये इस समय मदन मोहन की तरफ बाकी हैं और शहर में मदन मोहन की बाबत तरह तरह की चर्चा फैल रही है। बहुत लोग मदन मोहन को फिजूल खर्च दिवालिया बताते हैं और हकीकत में मदन मोहन का खर्च दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इससे मिस्टर ब्राइट को अपनी रकम का खटका है, इसीलिए उसने इन कांचों का सौदा इस समय अटकाया है और तीसरे पहर मास्टर शंभुदयाल को अपने पास बुलाया है। रुपया ऐसी जल्दी? लाला ब्रजकिशोर ने मिस्टर ब्राइट को वहम में डालने के लिए आश्चर्य से इतने बात कहकर मन में कहा, हाय, इन कारीगरी की निरर्थक चीज़ों के बदले हिंदुस्तानी अपनी दौलत वृथा खोए देते हैं। सच है, पहले आप अपना हिसाब तैयार कराएं, उनको देखकर अंदाज से रुपये भेजे जाएंगे। मुंशी चुन्नीलाल ने बात बनाकर कहा, और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए। जब तक कागज़ के घोड़े दौड़ते हैं, रुपए की क्या कमी है? ब्रजकिशोर बीच में बोल उठे। अच्छा, मैं हिसाब अभी उतरवा कर भेजता हूँ। मुझको इस समय रुपए की बहुत ज़रूरत है, मिस्टर ब्राइट ने कहा। आपने 9:30 बजे मिस्टर रसल को मुलाकात के लिए बुलाया है। इस वक्त अब वहाँ चलना चाहिए, मास्टर शंभू दयाल ने याद दिलाया। अच्छा मिस्टर ब्राइट, इन कांचों की याद रखना और नया असबाब खुले जब हमको ज़रूर बुला लेना। यह कहकर लाला मदन मोहन ने मिस्टर ब्राइट से हाथ मिलाया और अपने साथियों समेत जोड़ी की एक निहायत उम्दा वलायती फिटन में सवार होकर रवानी हुए। जब बग्गी कंपनी बाग में पहुंची तो सवेरे का सुहावना समय देखकर सबका जी हरा हो गया। उसी समय की शीतल मंद सुगंधित हवा बहुत प्यारी लगती थी। वृक्षों पर हर तरह के पक्षी मीठे मीठे सुरों से चहचहा रहे थे। नहर के पानी की धीरे धीरे आवाज़ कान को बहुत अच्छी मालूम होती थी। पन्ने सी हरी घास की भूमि पर मोती सी ओस की बूंदें बिखर रही थी और तरह तरह की फुलवाड़ी हरी मखमल में रंग रंग के बूटों की तरह बड़ी बहार दिखा रही थी। इस स्वाभाविक शोभा को देखकर लाला ब्रजकिशोर ने मदन मोहन से थोड़ी देर वहां ठहरने के वास्ते कहा। लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन के सच्चे मित्र। इस समय मुंशी चुन्नीलाल ने जेब से निकालकर घड़ी में चाबी दी और घड़ी देखकर घबराहट से कहा, ओहो, 9 पर 20 मिनट चले गए, तो अब मकान को जल्दी चलना चाहिए। निदान लाला मदन मोहन की बग्गी मकान पर पहुंची और ब्रजकिशोर उनसे रुखसत होकर अपने घर गए। प्रकरण 2। अकाल में अधिक मास। अप्राप्ति के दिनन में खर्च होत अबिचार, घर आवत है पाहुनो, बणिज न लाभ लगार। बृंद।
है अभी तो यहाँ के घंटे में 8:45 ही बजे हैं, तो क्या मेरी घड़ी आधा घंटा आगे थी? मुंशी चुन्नीलाल मकाल पर पहुँचते ही बड़े घंटे की तरफ देखकर कहा, परंतु ये उसकी चालाकी थी। उसने ब्रजकिशोर से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी घड़ी चाबी देने के बहाने से आधा घंटे आगे कर दी थी। कदाचित ये घंटा आधा घंटे पीछे हो। मास्टर शंभुदयाल ने बात साध कर कहा, नहीं नहीं, ये घंटा तोप से मिलकर मिला हुआ है। लाला मदन मोहन बोले, तो लाला ब्रजकिशोर साहब की लच्छेदार बातें नाहक अधूरी रह गई। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, लाला ब्रजकिशोर की बातें क्या हैं? चकाबू का जाल है। वह चाहते हैं कि कोई उनके चक्कर से बाहर न निकल पाए। मास्टर शंभुदयाल ने कहा। अब शंभुदयाल और जो ये है मुंशी, दोनों उसके खिलाफ इसे भड़का रहे हैं। मैं यूँ तो ये कांच लेता या ना लेता, पर अब उनकी ज़िद से अदबद कर लूँगा। निस्संदेह जब वे अपनी ज़िद नहीं छोड़ते तो आपको अपनी बात हारनी क्या ज़रूर है? मुंशी चुन्नीलाल ने छींटा दिया। हितोपदेश में कहा है, आज्ञा लोपी सुतहु को शमे न नृपति विनीत को विशेष नृप चित्र में जो न गहे यह रीति। पंडित पुरुषोत्तम दास ने मिलती में मिलाकर कहा। बहुत पढ़ने लिखने से भी आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलोसफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। मास्टर शंभुदयाल कहने लगे, सर आइजैक न्यूटन कितनी ही बार खाना खाकर भूल जाते थे। जर्मन का प्रसिद्ध विद्वान लेसिंग एक बार बहुत रात गए अपने घर आया और कुंदा खड़काने लगा। नौकर ने गैर आदमी समझकर भीतर से कहा कि मालिक घर में नहीं है, कल आना। इस पर लेसिंग सचमुच लौट चला। इटली का मार्नी नामी कवि एक दिन कविता बनाने में ऐसा मग्न हुआ कि अंगीठी से उसका पैर जल गया तो भी उसे खबर न हुई। लाला ब्रजकिशोर साहब का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यह सीधी सीधी बातों को विचार ही विचार में खींच तान कर ऐसा पेचीदा बना लेते हैं कि उनका सुलझाना मुश्किल पड़ जाता है। मुंशी चुन्नीलाल बोले, मैंने तो मिस्टर ब्राइट के रूबरू ही कह दिया था कि कोरे फिलॉसफी की बातों से दुनियादारी का काम नहीं चलता। लाला मदन मोहन ने अपनी अकलमंदी जाहिर की। इसमें मिस्टर रसल की गाड़ी कमरे के नीचे आ पहुंची और मिस्टर रसल खटखट करते हुए कमरे में दाखिल हुए। लाला मदन मोहन ने मिस्टर रसल से शेकिंग हैंड करके उन्हें कुर्सी पर बिठाया और मिजाज की खैरो आफियत पूछी। मिस्टर रसल नील का एक हौसलेमंद सौदागर है, परंतु इसके पास रुपए नहीं है। यह नील के सिवाय रुई और सन वगैरह का भी कुछ कुछ व्यापार कर लिया करता था। इसका लेन देन 1.5-2 बरस से एक दोस्त की सिफारिश पर लाला मदन मोहन के यहाँ हुआ है। पहले बरस में लाला मदन मोहन का जितना रुपया लगा था माल की बिक्री से ब्याज समेत वसूल हो गया, परंतु दूसरे साल रुई की भर्ती की जिसमें 7-8 हज़ार रुपये टूट रहे। इसका घाटा भरने के लिए पहले से दुगनी नील बनवाई, जिसमें एक तो परता कम बैठा, दूसरे माल कलकत्ते पहुंचा। उस समय भाव मंदा रह गया, जिससे नफ़े के बदले 10-12 हज़ार इसमें टूटते रहे। लाला मदन मोहन के लेन देन से पहले मिस्टर रसल का लेन देन राम प्रसाद बनारसी दास से था। उनके 8 हज़ार रुपये अब तक इसी तरफ बाकी थे। जब उनकी मयाद जाने लगी तो उन्होंने लालिश करके 11,500 की डिग्री इस पर करा ली। अब इनकी इजराह डिग्री में इसका सब कारखाना नीलाम पर चढ़ रहा है और नीलाम की तारीख में केवल 4 दिन बाकी हैं। इसीलिए यह बड़े घबराहट में रुपये का बंदोबस्त करने के लिए लाला मदन मोहन के पास आया है। बेसिकली जो मिस्टर रसल हैं वो लाला मदन मोहन से पैसे की सहायता मांगने के लिए आए हैं। मेरे मिजाज का तो इस समय कोसों पता नहीं लगता, परंतु उसको ठिकाने लगाना आपके हाथ में है। मिस्टर रसल ने मदन मोहन के कुशल प्रश्न पर कहा, जो आफत एकाएक इस समय मेरे सर पर आ पड़ी है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। इस कठिन समय में आपके सिवाय मेरा सहायक कोई नहीं है। आप चाहे तो दम भर में मेरा बेड़ा पार लगा सकते हैं, नहीं मैं तो इस तूफान में गारत हो चुका। आप इतने क्यों घबराते हैं?
ज़रा धीरज रखिए। मुंशी चुन्नीलाल ने पहले ही मिलावट के अनुसार सहारा लगाकर कहा। लाला साहब के स्वभाव को आप अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ तक हो सकेगा यह आपकी सहायता में कभी कसर न करेंगे। पहले आप मुझे यह तो बताइए कि आप मुझसे किस तरह की सहायता चाहते हैं? लाला मदन मोहन ने पूछा। मैं इस समय सिर्फ इतनी सहायता चाहता हूँ कि आप राम प्रसाद बनारसी दास की डिग्री का रुपया चुका दें। मुझसे हो सकेगा जहाँ तक मैं आपका सब कर्जा 1 बरस के भीतर चुका दूंगा। मिस्टर रसल ने कहा। मुझको अपनी बर्बादी का इतना ख्याल नहीं है जितनी आपके कर्ज की चिंता है। राम प्रसाद बनारसी दास की डिग्री में मेरी जायदाद बिक गई तो और लेन देन कोरे रह जाएंगे, और मैंने इंस्टॉलमेंट होने की दरखास्त की तो आप लोगों के पल्ले रुपए में 4 आने भी ना पड़ेंगे। अफ़सोस, आपकी यह हकीकत सुनकर मेरा दिल आप से आप उमड़ता आता है। लाला मदन मोहन बोले। सच में महाकवि शेक्सपियर ने कहा है। मास्टर शंभू दयाल कहने लगे। कोमल मन होत न किए होत प्रकृति अनुसार, जो पृथ्वी हित गगन ते वारिद द्रवित फुहार। वारिद द्रवित फुहार द्रवही मन कोमलताई, लेत देत शुभ हेत दौन को मन हर्षाई। सब गुण ते उत्कृष्ट सकल वैभव को भूषण, राजहु ते कछु अधिक देत शोभा कोमल मन। हजरत सादी कहते हैं कि दुर्बल तपस्वी से कठिन समय में उसके दुख का हाल न पूछ, और पूछे तो उसके दुख की दवा कर। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। अच्छा, इस रुपए के लिए ये हमारी दिल जमई का क्या कर देंगे? लाला मदन मोहन ने बड़ी गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, लाला साहब सच कहते हैं कि आप इस रुपए के लिए हमारी दिल जमई क्या कर देंगे। मुंशी चुन्नीलाल ने दिल जमई की चर्चा हुए पीछे अपनी सफाई जताने के लिए मिस्टर रसल से पूछा। मैं थोड़े दिन में शीशे बर्तन का एक कारखाना यहाँ बनाया चाहता हूँ। अब तक शीशे बर्तन की सब चीज़ें वलायत से आती हैं, इसलिए खर्च और टूट फूट के कारण उनकी लागत बहुत बढ़ जाती है। जो वह सब चीज़ें यहाँ तैयार की जाएंगी तो उनमें ज़रूर फ़ायदा रहेगा, और खुदा न चाहा तो 1 बरस के भीतर भीतर आपकी सब रकम जमा हो जाएगी। परंतु आपको इस समय इस बात पर पूरा भरोसा नहीं, तो मेरा नील का कारखाना आपकी दिल जमई के वास्ते हाजिर है। मिस्टर रसल ने जवाब दिया। वारंटी गारंटी के लिए ये अपनी कारखाना देने को तैयार है। मिस्टर रसल, हिंदुस्तान में अब तक कलों के कारखाने नहीं हैं। इससे हिंदुस्तानियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि इस समय हिम्मत करके जो कलों के कारखाने पहले जारी करेगा उसको ज़रूर फ़ायदा रहेगा। मास्टर शंभू दयाल ने कहा। आपको राम प्रसाद बनारसी दास के सिवाय किसी और को रुपया तो नहीं देना? मुंशी चुन्नीलाल ने पूछा। राम प्रसाद बनारसी दास की डिग्री का रुपया चूके पीछे मुझको लाला साहब के सिवाय किसी की फूटी कौड़ी नहीं देनी रहेगी। मिस्टर रसल ने जवाब दिया। परंतु कांच का कारखाना बनाने के लिए रुपये कहाँ से आएंगे? और लाला मदन मोहन के कर्जे लायक नील के कारखाने की हैसियत कहाँ है? इंस्टॉलमेंट होने से लेनदार के पल्ले 4 आने भी ना पड़ेंगे। यह बात मिस्टर रसल अपने मुंह से अभी कह चुका है, पर यहाँ इन बातों की याद कौन दिलावे। इस सूरत में राम प्रसाद बनारसी दास की डिग्री का रुपया ना दिया जाएगा तो उनकी डिग्री में इसका कारखाना बिक जाएगा और अपनी रकम वसूल होने की कोई सूरत न रहेगी। मुंशी चुन्नीलाल ने लाला मदन मोहन के कान में झुककर कहा। परंतु इस समय इसको देने के लिए अपने पास नगद रुपया कहाँ है? लाला मदन मोहन ने धीरे से जवाब दिया। अब मेरी शर्म आपको है। वक्त निकल जाता है, बात रह जाती है। जो आप इस समय मुझको सहारा देकर उबार लोगे तो मैं आपका एहसान जन्म भर नहीं भूलूंगा। मिस्टर रसल ने गिड़गिड़ाकर कहा। मैं मन से तुम्हारी सहायता किया चाहता हूँ, परंतु मेरा रुपया इस समय और कामों में लग रहा है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। लाला मदन मोहन ने शर्माते शर्माते कहा। अजी हुजूर, आप यह क्या कहते हैं? आपके वास्ते रुपए की क्या कमी है? आप कहें जितना रुपया इसी समय हाजिर हो। मास्टर शिमु दयाल बोले। अच्छा, मुझसे हो सकेगा जिस तरह 10,000 रुपये का बंदोबस्त करके मैं कल तक आपके पास भेज दूंगा। आप किसी तरह की चिंता ना करें। लाला मदन मोहन ने कहा।
आपने बड़ी मेहरबानी की, मैं आपकी इनायत से जी गया। अब मैं आपके भरोसे बिल्कुल निश्चिंत रहूँगा, मिस्टर रसल ने जाते जाते बड़ी खुशी से हाथ मिलाकर कहा। और मिस्टर रसल के जाते ही लाला मदन मोहन भी भोजन करने चले गए। मतलब पहले तो दुकान से सौदा खरीदने में और अब मिस्टर रसल को पैसे देने की चाल, यही लोग चल रहे हैं। प्रकरण 3, संगति का फल। सहबासी बस होत नृपगुण कुल रीति विहाय, नृप युवती अरुतरु लता मिलत प्राय संग पाए, हितोपदेश में लिखा है। लाला मदन मोहन भोजन करके आए उस समय सब मुसाहब कमरे में मौजूद थे। मदन मोहन कुर्सी पर बैठकर पान खाने लगे और इन लोगों ने अपनी अपनी बातें छेड़ी। हरगोविंद पंसारी के लड़के ने अपने बगल से लखनऊ के बनी हुई टोपियां निकालते हुए कहा, हुजूर, ये टोपियां अभी लखनऊ से एक बाजार के यहाँ आई है, सौगात में भेजने के लिए अच्छी हैं, पसंद हो तो 2-4 ले आओ। कीमत क्या है? वह तो 25-25 रुपये कहता, परंतु मैं वाजिब ही ठहरा लूँगा। 20-20 रुपये में आवे तो ये 4 टोपियाँ ले आना। अच्छा, मैं जाता हूँ, अपने बस पड़ते तोड़ जोड़ में कसर नहीं रखूँगा। यह कहकर हरगोविंद वहाँ से चल दिया। हरगोविंद पंसारी का लड़का और ये टोपी खरीदने के लिए जा रहा है अभी। हुजूर, यह है हिना का अतर, अजमेर से एक गंधी लाया है। वह कहता है कि मैं हुजूर की तारीफ सुनकर तरह तरह का निहायत उम्दा अतर अजमेर से लाता था, परंतु रास्ते में चोरी हो गई, सब माल असबाब जाता रहा, सिर्फ यह शीशी बची है, वह आपकी नज़र करता हूँ। यह कहकर अहमद हुसैन हकीम ने वह शीशी लाला साहब की आंखें रख दी। जो लाला साहब को मंजूर करने में कुछ चार विचार हो तो हमारी नज़र करो, हम इसको मंजूर करके उसकी इच्छा पूरी करेंगे। पंडित पुरुषोत्तम दास ने बड़ी वजेदारी से कहा, आपकी नज़र तो सिवाय करेले के और कुछ नहीं हो सकता, मर्जी हो मंगवाए। हकीम जी ने जवाब दिया, करेले तुम खाओ, तुम्हारे घर के खाएं, हमको मुंह कड़वा करने की क्या ज़रूरत है। हम तो लाला साहब के कारण नित्य लड्डू उड़ाते हैं और चैन करते। पंडित जी ने कहा, लड्डू ही लड्डुओं की बातें करनी आती हैं या कुछ और भी सीखे हो? मास्टर शंभुदयाल ने छेड़ की। तुम सरीखे छोकरे मदरसे में 2 किताबें पढ़कर अपने को अस्ताद तालीस समझने लगते हैं, परंतु हमारी विद्या ऐसी नहीं कि तुमको परीक्षा करनी हो तो लो इस कागज़ पर अपने मन की बात लिखकर अपने पास रहने दो, जो तुमने लिखा होगा वह अपनी विद्या से बता देंगे। यह कहकर पंडित जी ने अपने अंगोछे में से कागज़, पेंसिल और पुष्टि पत्र निकाल दिया। मास्टर शंभुदयाल ने उस कागज़ पर कुछ लिखकर अपने पास रख लिया और पंडित जी अपना पुष्टि पत्र लेकर थोड़ी देर कुंडली खींचते रहे, फिर बोले, बच्चा, तुमको हर बात में हंसी सूझती है। तुमने कागज़ में करेला लिखा है, परंतु ऐसी हंसी अच्छी नहीं। लाला मदन मोहन के कहने से मास्टर शंभुदयाल ने कागज़ खोल कर दिखाया तो हकीकत में करेला लिखकर पाया। अब तो पंडित जी की खूब चढ़ बनी, मूँछों पर ताव दे देकर खखराने लगे, परंतु परंतु पंडित जी ने यह करेला कैसे बता दिया। लाला मदन मोहन के रूबरू आपस की मिलावट से बकरी का कुत्ता बना देना सहज सी बात थी, परंतु पंडित जी का चुन्नीलाल और शंभुदयाल से ऐसा मेल न था और न पंडित जी को इतनी विद्या थी कि उसके बल से करेला बता देते। असल बात यह थी कि पंडित जी ने एक कागज़ पर काजल लगाकर पुष्टि पत्र में रख छोड़ा था। जिस समय पुष्टि पत्र पर कागज़ रख कर कोई कुछ लिखता था, कलम के दबाव से काजल के अक्षर दूसरे कागज़ पर उतर आते थे। फिर पंडित जी कुंडली खींचती बार किसी ढब से उसको देखकर थोड़ी देर पीछे बता देते थे। तो हुजूर, उस गंधी के वास्ते क्या हुक्म है? हकीम जी ने फिर याद दिलवाई। अतर में चंदन के तेल की मिलावट मालूम होती है और मिलावट की चीज़ बेचने का सरकार से हुक्म नहीं है। इस वास्ते कह दो शीशी जब्त हुई वह अपना रास्ता ले। पंडित जी शीशी सूंघकर बीच में बोल उठे, हाँ हकीम जी, आपकी राय में उस गंधी का कहना सच है? लाला मदन मोहन ने पूछा। बेशक, अंदाज से तो ऐसा ही मालूम होता है, आगे खुदा जाने। हकीम जी बोले, तो लो यह 25 रुपए के नोट इस समय उसको खर्च के वास्ते दे दो, विदा पीछे से सामने बुलाकर की जाएगी। लाला मदन मोहन ने 25 रुपए के नोट पॉकेट से निकाल दिए। उदारता इसका नाम है।
दयालुता इसे कहते हैं। सच्चे यश मिलने की यह राह है। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। चारों तरफ से वाह वाह की बौछार होने लगी। ये भैया मुलाहजे के वास्ते हाजिर हैं और बहुत सी रकमों का जमा खर्च आपके हुक्म बिना अटक रहा है। जो अवकाश हो तो इस समय कुछ अर्ज करूं। लाला जवाहर लाल ने आते ही बस्ता आगे रखकर डरते डरते कहा। लाला जवाहर लाल इतने बरस से काम करते हैं, परंतु लाला साहब की तबीयत और कागज़ दिखाने का मौका अब तक नहीं पहचानते। लाला मदन मोहन को सुनाकर चुन्नीलाल और शंभू दयाल आपस में कानाफूसी करने लगे। भला इस समय इन बातों का कौन प्रसंग है और मुझको बार बार दिक करने से क्या फ़ायदा। मैं पहले कह चुका हूँ कि तुम्हारी समझ में आवे जैसे जमा खर्च कर लो। मेरा मन ऐसे कामों में नहीं लगता। लाला मदन मोहन ने झिड़क कर कहा और जवाहरलाल वहाँ से उठकर चुपचाप अपने रास्ते लगे। मतलब हिसाब में भी गड़बड़ है और ये लोग इसका पता नहीं चलना देना चाहते। चलो अच्छा हुआ, थोड़े ही में टल गई। मैं तो बहियों का अंटवार देखकर घबरा गया था कि आज उस्ताद जी घेरे बिना न रहेंगे। जवाहरलाल के जाते ही लाला मदन मोहन खुश होकर कहने लगे, इनका तो इतना हौसला नहीं है, परंतु ब्रज किशोर होते तो वे थोड़े बहुत उलझे बिना कभी न रहते। मास्टर शंभू दयाल ने कहा। मास्टर शंभू दयाल जो इनकी जायदाद हड़पने में लगे हुए हैं, ब्रज किशोर जो सच्चा मित्र है। जब तक लाला साहब लिहाज करते हैं तब ही तक उनका उलझना उलझाना बना रहा है, नहीं तो घड़ी भर में अकल ठिकाने आ जाएगी। मुंशी चुन्नीलाल बोले, हुजूर मैं लाला हरदयाल साहब के पास हो आया। उन्होंने बहुत बहुत करके आपकी खैरो आफियत पूछी है। हुजूर मैं लाला हरदयाल साहब के पास हो आया। उन्होंने बहुत बहुत करके आपकी खैरो आफियत पूछी है और आज शाम को आपसे बाग में मिलने का करार किया है। हरकिशन दलाल ने आकर कहा। तुम गए जब वो क्या कर रहे थे? लाला मदन मोहन ने खुश होकर पूछा। भोजन करके पलंग पर लेटे ही थे कि आपका नाम सुनकर तुरंत उठ आए और बड़े जोश में आपकी खैरो आफियत पूछने लगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वे मुझको प्राण से भी अधिक समझते हैं। लाला मदन मोहन ने पुलकित होकर कहा। आपकी चाल ही ऐसी है कि जो एक बार मिलता है हमेशा के लिए चेला बन जाता है। मुंशी चुन्नीलाल ने बढ़ावा देकर कहा। परंतु कानूनी बंदे इससे अलग है। मास्टर शंभुदयाल ब्रज किशोर की तरफ इशारा करके बोले, लीजिए ये टोपियाँ 18-18 रुपये में ठेलाया हूँ। हर गोविंद ने लाला मदन मोहन के आगे चारों टोपियाँ रखकर कहा। हरगोविंद पंसारी का लड़का जो टोपियाँ लेने गया था। तुमने तो उसकी आंखों में धूल डाल दी। 18-18 रुपये में कैसे ठहर लाए? मुझको तो ये 22-22 रुपये से कम की किसी तरह नहीं जानती। लाला मदन मोहन ने हरगोविंद को हाथ पकड़कर कहा। मैंने उसको आगे का फ़ायदा दिखाकर लज्जाया और बड़ी बड़ी पट्टियाँ पढ़ाई, तब उसने लागत में 2-2 रुपये कम लेकर आपके नाम से ये टोपियाँ दी हैं। अच्छा, यह लाला हरकिशोर आते हैं, इनसे तो पूछिए ऐसी टोपियाँ कितने कितने में ला देंगे। दूर से हरकिशोर बजाज को आते देखकर पंडित पुरुषोत्तम ने कहा, ये टोपियाँ हरनारायण बाजार के, हाँ, कल लखनऊ से आई हैं और बाजार में 12-12 रुपये की बिकी है, पर यहाँ तो 13-13 में आई होंगी। हरकिशोर ने जवाब दिया। अब जो ये हरकिशोर है ये बहुत ही सच्चा और ईमानदार और व्यक्ति और व्यापारी है। ये भला ही करना चाहेगा, लेकिन इसकी भलाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम हमें 15-15 रुपये में ला दो। हरगोविंद ने झुंझलाकर कहा। मैं अभी लाता हूँ, तुम्हारे मन में आवे जितनी ले लेना। ला चुके लाने की यह सूरत है। हरगोविंद ने बात उड़ाने के वास्ते कहा। क्यों, मेरी सूरत को क्या हुआ? मैं अभी टोपियाँ लाकर तुम्हारे सामने रख देता हूँ। हरकिशोर ने हिम्मत से जवाब दिया। तुम टोपियाँ क्या लाओगे? तुम्हारी सूरत पर तो खिल्लियापन अभी से छा गया। हरगोविंद ने मुस्कुराकर कहा, मुझको नहीं मालूम था कि मेरी सूरत में दर्पण की खासियत है। हरकिशोर ने हंसकर जवाब दिया। चलो चुप रहो, क्यों थोती बातें बनाते हो? मुंशी चुन्नीलाल रोकने के वास्ते भ्रम में बोले। बहुत अच्छा, अब मैं टोपी लाए पीछे ही बात करूंगा। यह कहकर हरकिशोर वहां से चल दिए।
यहाँ के दुकानदारों में यही बड़ा ऐब है कि जलन के मारे दूसरों के माल को 12 आने का जांच देते हैं, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। और किसी समय मुकाबला आ पड़े तो अपनी गिरह से घाटा भी दे बैठते हैं। मास्टर शमुदयाल बोले, न जाने लोगों को अपनी नाक कटाकर औरों की बदशुगनी करने में क्या मज़ा आता है, हकीम जी ने कहा। और जो हरगोविंद कुछ ठगा आया होगा तो क्या इसमें पीछे उसका मन बिगाड़ूंगा, लाला मदन मोहन बोले। इन सब की बातें सुनकर लाला मदन मोहन का भी जो पक्ष था उन्हीं की ओर झुक गया। आपकी यही बातें तो लोगों को बेदाम गुलाब बना देती हैं, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। कुछ दिन से यहाँ ग्वालियर के 2 गवैये निहायत अच्छे आए हैं। मरीजी हो 2 घड़ी के वास्ते आज की मजलिस में उन्हें बुला लिया जाए। हर किस्म दलाल ने पूछा। अच्छा, बुला लो, तुम्हारी पसंद है तो ज़रूर अच्छे होंगे, मदन मोहन ने कहा। लखनऊ की अमीरजान भी इन दिनों यही है और इसके गाने की बड़ी तारीफ सुनी गई है, पर मैंने अपने कान से अब तक उसका गाना नहीं सुना, हकीम जी बोले। अच्छा, आपके सुनने को हम उसे यहाँ भी बुलाए लेते हैं, पर उसके गाने में सभा न बंधा तो उसके बदले आपको गाना पड़ेगा, लाला मदन मोहन ने हंसकर कहा। सच तो ये है कि आपके सबब से दिल्ली की बात बन रही है। जो गुण यहाँ आता है कुछ न कुछ ज़रूर ले जाता है। आप न होते तो उन बेचारों को यहाँ कौन पूछता। आपकी इस उदारता से आपका नाम विक्रम और हातम की तरह दूर दूर तक फैल गया है और बहुत लोग आपके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं, मुंशी चुन्नीलाल ने छीटा दिया। इतने में हरकिशोर टोपी लेकर आ पहुँचे और 12-12 रुपए में खुशी से देने लगे। अब हरकिशोर यहाँ जो है सच्चा सौदा लेके आया है, लेकिन अब उसे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सच कहो, तुमने इसमें अपनी गिरह का पलोथन क्या लगाया है, शमुदयाल ने पूछा। पलोथन लगाने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो इसमें लाला साहब से कुछ इनाम लिया चाहता हूँ, हरकिशोर ने जवाब दिया। मुझको टोपियाँ लेनी होती तो मैं किसी न किसी तरह से आप ही तुम्हारा घाटा निकालता, पर मैं तो अपनी ज़रूरत के लायक पहले ही ले चुका, लाला मदन मोहन ने रुखाई से कहा। आपको इनकी कीमत में कुछ संदेह हो तो मैं असल मालिक को रूबरू कर सकता हूँ। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता पूछना क्या ज़रूर, तो मैं इन्हें ले जाऊं, मैंने मंगाई कब थी जो मुझसे पूछते हो। यह कहकर लाला मदन मोहन ने कुछ ऐसी त्योरी बतली कि हर किशोर का दिल खट्टा हो गया और लोग तरह तरह की नकलें करके उसका ठट्टा उड़ाने लगे। हर किशोर उस समय वहाँ से उठकर सीधा अपने घर चला गया, पर उसके मन में इन बातों का बड़ा खेद रहा।